हम यहाँ पर मौजूद हैं श्रीनगर में और यहाँ से कुछ दूर दो हम यहाँ पर खबरें आपको अपडेट करना चाहते हैं। एक तरफ पुलवामा से लगभग 20 किलोमीटर के दूर जहाँ पर एनकाउंटर अब भी चल रहा है। खबर यह है कि वहाँ पर अब्दुल गाजी भी छिपा हो सकता है, वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी पर्सनल के घायल होने की भी खबर है। दूसरी तरफ चित्रेश बिष्ट की तस्वीरें जो कि देहरादून से आ रही हैं, जो कि आईडी को डिफ्यूज करते हुए शहीद हो गए थे और वहाँ पर जो जन सैलाब है उस जन सैलाब का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि अगर ये कहा जाता है, ये पिछले कम से कम 4-5 दिन से कहा जा रहा है कि पूरा देश सॉलिडेरिटी में, पूरा देश कम से कम इस गम की घड़ी में और इस आक्रोश की घड़ी में एक साथ खड़ा है शहीद के परिवार के साथ, तो ये तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी हैं। यहाँ पर हर तरफ जिस तरफ आप देखिए इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय और चित्रेश बिष्ट अमर रहे के नारे लगाते हुए, और साथ ही साथ वो आक्रोश जो कि पूरा भारत ये कह रहा है कि यहाँ पर जो बदला है वो कम से कम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लिया जाए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि देरी का मरहम जो है वो घर कर जाए। इस बीच ये तस्वीरें जो कि गमगीन करती हुई, क्योंकि आज सुबह जैसा मैंने आपको बताया कि आज सुबह ये खबर आई क्योंकि देर रात को एक एनकाउंटर शुरू हुआ पुलवामा के जंगलों में। काफ़ी देर से इंटरसेप्ट किया जा रहा था कि अब्दुल गाजी वहाँ पर छुपा हो सकता है। अब्दुल गाजी जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा था पुलवामा अटैक का। अब्दुल गाजी वो जैश का हैंडलर जो कि कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान से आया था, जिसने पूरा आईडी तैयार किया, जिसने वो पूरी गाड़ी तैयार की थी और उसके बाद सीआरपीएफ के कॉन्वॉय में अटैक किया गया था। उसे कहा जा रहा है कि फिलहाल घेर लिया गया है, लेकिन एनकाउंटर अब भी चल रहा है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत तेज़ एनकाउंटर वहाँ पर चल रहा है। 5 से 6 आतंकियों के और 5 से 6 जैश के हैंडलर्स हैं जो कि फिदाइन हो सकते हैं, उनके छिपे होने की आशंका है। और इस बीच ये चित्रेश बिष्ट की तस्वीरें, लेकिन ऐसे में 2 सवाल हम यहाँ पर उठाने वाले हैं। पहला बड़ा सवाल कि कल एक तरफ जब हमने देखा कि यहाँ पर घाटी में कर्फ्यू का माहौल था, एक्शन लिया गया, यहाँ पर कुछ सेपरेटिस्ट लीडर के खिलाफ उनकी सिक्योरिटी वापस दी गई, उसका भी कुछ रिएक्शन देखने को मिला। और वहीं दूसरी तरफ आज ये कि इससे आगे क्या, अब पराक्रम के लिए, शौर्य के लिए कितना देर और इंतजार करना पड़ेगा, आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी। थोड़ा पीछे कर लो, उठा लीजिए थोड़ी देर के लिए, पीछे जाओ, अब पीछे जाओ, 2 मिनट के लिए मोबाइल पीछे कर लो, पूरा लोग को ठीक तो कुल मिला के हमने आपको बताया कि 2 चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तरफ ये कि यहाँ पर जो एनकाउंटर चल रहा है पुलवामा से जो खबरें आ रही हैं छन के, दूसरी तरफ ये कि अब आगे का यहाँ पर स्ट्रेटजी क्या है, फोर्सेस किस तरीके से प्लान कर रही हैं, गवर्नमेंट यहाँ पर किस तरीके से जो कि फ्री हैंड देने की बात कर रही थी उसका एक्शन कितना स्ट्रिंजेंट है, वो ग्राउंड पर कैसे नजर आ रहा है। क्योंकि कल हमने देखा कुछ अलगाववादियों की, कुछ सेपरेटिस्ट की सिक्योरिटी तो वापस ली गई, लेकिन देश ये जानना चाहता है कि क्या सिर्फ इतने भर से हो जाएगा या फिर इसके आगे की भी कड़ी क्या होगी। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद रहेंगे, उनसे हम इस बात पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद रहेंगे जो कि ठीक उस जगह पर मौजूद हैं जहां से खबरें छन के आ रही हैं, और खुद मैं यहां श्रीनगर से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। हमारे साथ चारू प्रज्ञा मौजूद हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ आशुतोष मिश्रा हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ चिंटू शेख हैं जो कि शिवसेना के प्रवक्ता हैं, शिवसेना के लीडर हैं, हमारे साथ ललित अंबरदार हैं जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, कश्मीरी पंडित हैं, हमारे साथ टी आर रामचंद्रन हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। चारू प्रज्ञा, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, कल जिस तरीके की कार्रवाई हुई क्या इतने भर से संतुष्ट कर लिया जाए? क्योंकि पहले जिसे मालूम है कि जो आपका प्रॉक्सी, जिसे मालूम है जो कि आपकी स्टेट के अगेंस्ट वॉर छेड़ करके बैठा है, सर उसकी जगह, मैम उसकी जगह तो कहीं ना कहीं जेल में होनी चाहिए। अब तक तो कहीं ना कहीं इंटेरोगेशन हो रहा होता, या फिर कहा जाए कि सिर्फ इतने भर से संतुष्ट कर लेना बाकी है। क्योंकि आज यहां पर सामने वाले की मंशा तो हमने साफ देख ली, क्योंकि पुलवामा में एक एनकाउंटर अब भी जारी है और न जाने कितने फिदाइन अब भी हो सकता है छिपे हैं। सचिन, मैं कहना चाहूंगी सबसे पहली बात तो ये शुरुआत है और इस बार ये आर और पार की लड़ाई है।
तो अभी तो आप इसे शुरुआत भी मत समझिए, ये शुरुआत से भी पहले का समय है। और हमारी सरकार जैसे जैसे हमारे दिन निकल रहे हैं डेलिब्रेट कर रही है, डिस्कस कर रही है, और इस बार जो एक्शन होगा वो मैं पूरी देश की जनता को आश्वासन देना चाहती हूँ, वो ऐसा होगा कि पाकिस्तान कभी भूलेगा नहीं और हमारी देश की धरती पे कभी ऐसा हादसा वापस होगा नहीं। चित्रेश बिष्ट की अभी हम तस्वीरें देख रही थी मैम, जी। उनके परिवार वालों को क्या जवाब दें जब हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने दूसरे दिन कह दिया था कि दिन में 4 बार उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ी गलती कर ली पाकिस्तान। जी बिल्कुल, लेकिन सचिन उसको रियलाइज नहीं हुआ। बिल्कुल सचिन, लेकिन हमको एक बात ध्यान रखनी होगी, इस बार हमारे पास सरप्राइज एलिमेंट नहीं है जो उरी के समय था। आप याद करिए, उरी का बदला भी लेने के बाद प्रधानमंत्री जी ने अपने देश को बताया था, इस बार भी ऐसा ही होगा। आप 1% का भी डाउट ना आप रखिए, ना इस देश की जनता को रखना चाहिए। जवाब पाकिस्तान को ऐसा मिलेगा कि उनकी आने वाली जनरेशंस नहीं भूल पाएंगी। हाँ, बस ये बात है कि हमको अपनी स्ट्रैटेजीज एकदम सीक्रेसी में प्लान करनी होती है। जो आज आप और हम बैठकर डिस्कस कर पा रहे हैं, या हमारा डिस्कशन जो पाकिस्तान में बैठे लोग सुन पा रहे हैं, इसमें से एक्शन नहीं होगा। एक्शन वो होगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। नहीं, लेकिन आशुतोष मिश्रा, क्या आपको लग रहा है कि आप अब भी उसी सॉलिडेरिटी में साथ खड़े हैं, या फिर आपको लगता है कि विपक्ष का जो ढाढ़स है, विपक्ष का जो कम से कम मोरल है, वो अब पीछे होने लगा है? क्योंकि कल तो हमने देखा शाहबानो ने सरकार पर ही सवाल उठा दिया, उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये तो सरकार की गलती थी, और यही तो चाह रहा है पाकिस्तान। नहीं, देखिए, इस तरह के जो है जो स्टेटमेंट्स होते हैं, तो फिर ये तो एक पिछली बार भाजपा के एमपी थे नेपाल सिंह, उन्होंने कह दिया था कि आर्मी में जो लोग होते हैं वो तो मरने जाते ही हैं। तो ये तो इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं, ये किसी भी विपक्ष के सॉलिडारिटी पे क्वेश्चन इससे नहीं उठना चाहिए, क्योंकि विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, ये विश्वास जो है आपको रखना पड़ेगा। किसी भी शीर्ष नेता ने विपक्ष के सरकार के खिलाफ नहीं बोला है। और ये जैसे कि आप भी कह रहे थे और सभी पैनलिस्ट कहते आ रहे हैं, हम लोग इतने दिन से डिस्कशन कर रहे हैं कि धैर्य रखना पड़ेगा। ये सरकार की बुद्धिमत्ता की जो है एक टेस्ट है, उनकी विश्वसनीयता कितना वो कर सकते हैं, और ये नीजर्क रिएक्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे सोच समझ के वो रणनीति बनाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि ये देखिए, आप चुनाव के पहले ये सब अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान से जो टेररिस्ट हैं, तो हम लोगों को जरा सा धैर्य रखना पड़ेगा और ये विश्वास रखना पड़ेगा, कोई भी सरकार हो, क्योंकि हर भारतीय जो है इसमें इस वजह से रोष है, और हर भारतीय चाहता है कि इसका दंड मिले। और ये जड़ें जहाँ पे हैं सबको मालूम है, इसमें पानी कौन डाल रहा है, खाद कौन डाल रहा है, ये भी सबको मालूम है। और बैठना सब आर्मी को टाइम देना पड़ेगा, सरकार को टाइम देना पड़ेगा कि इसकी जड़ों को काटा जाए और इनमें जो पानी दे रहे हैं उनको जो है रोका जाए। धैर्य की आवश्यकता है इस वक्त। और चिंटू शेख यहाँ पर नहीं, ठीक है, और चिंटू शेख, क्या इसमें यह भी जरूरी हो जाता है कि न केवल इस धैर्य में, जैसा मैंने शाहबानो का जिक्र किया, इन्होंने कहा कि हो सकता है कि निजी चीज हो, हमको कहीं ना कहीं एंश्योर करना पड़ेगा वो लोग जो कि इस चीज का कहीं फायदा उठाना चाहते हैं, जो कहीं ना विद इन सिस्टम मौजूद हैं, जो कि फिलहाल कहीं ना कहीं इस पर राजनीति शुरू कर दें, उनको तो कम से कम आइडेंटिफाई किया जाए, उनको एक्सपोज किया जाए, वो भले किसी भी शक्ल सूरत में बैठे हों या फिर वो जिनको यहां से जाकर के बाहर की जगह ज्यादा प्यार मिलता हो। देखिए, ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोग अपने शहीदों के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, बोल रहे हैं सरकार की नाकामी है, जवानों की नाकामी है, ऐसे लोगों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। दूसरी बात रही पाकिस्तान, मैं सरकार का स्वागत करता हूं कि उन्होंने मोस्ट फेवर नेशन तुरंत निकाल लिया। अरुण जेटली सर ने तुरंत वो निकाल लिया। ऐसे ही यहाँ जितने भी संगीतकार, गीतकार, कलाकार, खिलाड़ी पाकिस्तान के मौजूद है, बहुत सारी दुकानें, मैं व्यापारी सेना का अध्यक्ष हूँ, मैं बहुत सारी मिठाई वालों की दुकानें, कराची वाला, लाहौर वाला देखता हूँ, मुंबई में देखता हूँ, इंदौर में देखा, बहुत सारे शहरों में देखा। इस देश में वो तुरंत निकलना चाहिए। पाकिस्तान की एक भी चीज, चाहे वो पाकिस्तानियों की तोड़ना है, इस देश में नहीं बिकनी चाहिए। कश्मीरी चीज नहीं बिकनी चाहिए। तो पाकिस्तानी की नहीं, पाकिस्तानी चीजें बिकती है, इस देश में बिक रही है, वो तुरंत बंद होना चाहिए। सरकार ने भी इस पे ध्यान देना चाहिए। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं। आज वक्त आ गया है कि उनको मुंह तोड़ जवाब देने का, और कल का जो स्टेटमेंट था उसका निंदा होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को देश में नहीं रहना चाहिए जो 40 जवानों के बाद भी
40 जवान शहीद होने के बाद भी आज पाकिस्तान के साइड से स्टेटमेंट दे रहे हैं। इन लोगों का क्या, इन लोगों का वजूद क्या है, इनकी औकात क्या है हमारे बारे में बोलने, इनकी क्या निजी हो या कोई पार्टी का प्रवक्ता हो, इनको बैन करना चाहिए तुरंत। इनको पाकिस्तान भगाइए, इनको मालूम पड़ जाएगा पाकिस्तान से अगर प्यार आया है तो इस देश में रहने का उनको कोई अधिकार नहीं है। क्या क्या किस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं ललित अंबरदार, जहां पर नहीं ठीक है, लेकिन ललित अंबरदार हम तो सिचुएशन में रह रहे हैं ना जहां पर आप 5 साल तक जानते हुए कि सेपरेटिस्ट किसके लिए काम करते हैं, पत्थरबाजी का पैसा कहां से आता है, आईएसआई खुलकर के समर्थन करता है, वहां के फॉरेन मिनिस्टर बात करते हैं, फिर भी कल यहां पर यह हो रहा था कि नहीं थोड़ा सा रहम कर दीजिए, बात कर लीजिए, बात से सब कुछ होगा। किससे बात कर ली सर? सचिन, हमको समझना पड़ेगा 40 लोगों की शहादत हुई है, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं विद इन सिस्टम लोग मौजूद हैं। हमें समझना पड़ेगा कि हमारा दुश्मन कौन है, क्योंकि अभी क्या, हाँ, हमें समझना पड़ेगा। आपके माध्यम से राष्ट्र को बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा हमारा दुश्मन क्या है। ये लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, एक का नाम दूसरे का नाम, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए। वो लोग यही चाहते हैं। हमारा दुश्मन रावलपिंडी में है, हमारा दुश्मन पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में है। 30 साल से कश्मीर जहाद के द्वारा वो हिंदुस्तान को ब्लीड कर रहे हैं, हमारा खून चूस रहे हैं। ये जो रोज मर रहे हैं, उस दिन 40 लोग की शहीद हो गए, 5 अभी रात पर हुए हैं। मैं समझता हूं कि ये मास मर्डर्स हैं। शहादत होती है अगर हम दूसरी उनके दुश्मन की जमीन हथिया लें और उसके लिए हम 40 लोगों की कुर्बानी दें। लेकिन हो क्या रहा है कि हम 30 साल से अपनी ही जमीन के ऊपर, अपनी ही जमीन की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं और हम इसको पॉलिटिकल इश्यू बताते हैं। इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि अब की बार जो होगा वो एक सिचुएशनल रिस्पॉन्स नहीं होनी चाहिए, जैसे उरी के बाद हमने वो सर्जिकल स्ट्राइक की थी। हमारा उद्देश्य मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि ये जो कश्मीर जहाद है, इसका जो थिएटर है, इसके जो जमीन है, इसको हमें एलओसी के पार ले जाना है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स इस तरह के हो। दूसरी बात जो हम कह रहे हैं कि हमने ये हुर्रियत को सिक्योरिटी हमने छीन ली, हमको ये जानना पड़ेगा हुर्रियत अभी तक एग्जिस्ट कैसे कर रही है। शौक होंगे आप देश के अंदर लोग जानते हुए कि असद दुरानी और एएस दुल्लत ने जो किताब लिखी थी इकट्ठे, आईएसआई और अपने रॉ के चीफ दोनों मिलके, उसके अंदर असद दुरानी लिखते हैं कि आईएसआई का इजाद हमने किया था ताकि इस कश्मीर जहाद को एक पॉलिटिकल फ्रंट दिया जाए। ये बात यही खत्म नहीं होती। हुर्रियत का ऑफिस दिल्ली के अंदर एक ऐसे नेता ने किया था, उसका इनॉग्रेट किया था, जो बाद में भारत का प्रधानमंत्री बना। ये है उनकी पेनिट्रेशन। आप सिर्फ जेएनयू की बात करते हैं, आप बुद्धिजीवियों की बात करते हैं, हमारे समाज के हर खित्ते में इनकी पेनिट्रेशन है। हमको अंदरूनी खतरा भी है, अंदरूनी दुश्मन भी है। लेकिन ललित नहीं एग्जैक्टली लेकिन मेरा सवाल इससे बड़ा इसलिए है ललित टी आर रामचंद्रन साहब, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की चीज़ों को, थ्रेट परसेप्शन को, या फिर इंडियन सिक्योरिटी में आना, फिर उसके बाद एम्बेसी में इफ्तार करना और उसके बाद फिर भारत के अगेंस्ट ही बात करना और फिर वापस चला जाना, ये सब चीज़ें तो पहले से भी होती आई हैं। क्या आप ये देख रहे हैं, जिसने 71 से लेकर के करगिल से लेकर के पठानकोट उरी सब देखा है, क्या आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर टी आर रामचंद्रन साहब कह सकते हैं कि हाँ, ये जो सीआरपीएफ पर जो अटैक हुआ उसने एक नजीर दी है, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा जो स्ट्रिंजेंट एक्शन है वो लाइन के आर या पार वाला है, ऐसी स्ट्रेटजी की तरफ जो है हमारी फोर्सेस मूव हो रही हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है? कुछ पढ़ पा रहे सर? देखिए, मेरे ख्याल में अभी तक पिछले 30 सालों में जब से ये इन्फिल्ट्रेशन और बाकी चीज़ें शुरू हुई हैं, इतनी एक गंभीर स्थिति उठकर पैदा नहीं हुई। हम किस बात की सीज फायर कर रहे हैं? सीज फायर अग्रीमेंट अपनी जगह पे है, पर सीज फायर कहाँ है कहीं पर भी? तो पाकिस्तान जो ये प्रॉक्सी वॉर खेल रहा है, और उसने ये बात की और आपने इसके बारे में जिक्र भी किया, ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन अपने आप में अपना रहा है। मेरे ख्याल में इसको रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए, और कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स और जो पहले चीफ्स रहे हैं, उन्होंने कहा है कि एक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन अपने आप में इवॉल्व करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। देखिए, ये एक बहुत सिंपल सा मुद्दा नहीं है। जिस तरीके से हमारे जगहों को टारगेट किया जा रहा है और जिस तरीके से आम जनता को भी टारगेट किया जा रहा है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो इंडोक्ट्रिनेशन हो रही है कश्मीर में, कि यंग पीपल को
मिलिटरिज्म के तरफ ले जा रहे हैं, ये कोई छोटी स्थिति नहीं है, बहुत गंभीर स्थिति है। तो मेरे ख्याल में सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती उठ के खड़ा हुआ है। अब सरकार इसको टैकल करेगी। प्रधानमंत्री ने 3 बार इसका आश्वासन दिलाया है, पर क्या ये एक और स्ट्राइक करने के बाद खत्म हो जाएगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने ये कहा है कि वो हिंदुस्तान को 100 साल के लिए ब्लीड करेंगे। आप इसका क्या जवाब देंगे? सचिन, लेकिन ऐड करना चाहता हूँ, एक ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, आपको ये भी जानना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है। आप चाइना के साथ डिप्लोमेसी कर सकते हैं, आप चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर में जा सकते हैं। पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान है क्या? 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की और जिन्ना के साथ पाकिस्तान बनाया। तो ये जो दुश्मन है, उनके साथ दोस्ती की बात करना ये ऐसे होगा जैसे मिराज को हम चेज करें। और जहां तक सर आप बता रहे हैं इंडोक्ट्रिनेशन 30 साल पहले से हुई है। जब भी आईएसआई मिडिल ईस्ट में घुसी तो जो उन्होंने बर्बरता यजीदीज के साथ की, वही बर्बरता कश्मीर के कश्मीरी हिंदुओं के साथ की गई। चारू प्रज्ञा, मेरा सवाल ब्रेक पर जाने से पहले जो मैंने पूछा था वो सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में हम अब तक सिर्फ ये कर पा रहे हैं कि देखिए 20 से ज्यादा देश हैं, 30 से ज्यादा देश हैं, उन्होंने हमारा साथ दे दिया। हम यहाँ पर फाइनेंशियल डोजियर के लिए, रिस्ट्रिक्शंस के लिए हम इंटरनेशनल सेगमेंट में मूव कर गए। लेकिन अल्टीमेटली मैम ग्राउंड पर यह है कि अगर यही अटैक इजराइल में हुआ होता, अगर ये अटैक किसी और अमेरिका में हुआ होता, अब तक बगैर किसी से पूछे बदला ले लिया होता। नैरेटिव यही है कि हम एक सॉफ्ट स्टेट है। सचिन, अभी ब्रेक पे जब हम लोग थे, हम यहाँ स्टूडियो में बैठकर यही बात कर रहे थे। जब अमेरिका में ट्विन टावर्स गिरे, आपने अमेरिका से एक भी उल्टी आवाज सुनी? एक भी उल्टी आवाज किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो गया था। पूरा देश। हमारे देश में समस्या क्या है? आज भी कुछ नेता हैं जो बोलते हैं बातचीत कर लीजिए, आज भी कुछ उन सेपरेटिस्ट के समर्थक हैं जो कहता है इन लोगों के साथ गलत हो रहा है। ये सब चीजें मुझको लगता है इस वक्त हमको इनसे भी डील करना जरूरी है। आपके पास तो पूरी पावर है ना मैम, आपके पास तो पूरी पावर है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने कल से देखना चालू कर दिया है कि उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। अब आप देखिए आगे आगे होता क्या है। लेकिन ऐसा है, बाहर के दुश्मनों से तो हमारी फौज डील कर लेगी। अब सबसे पहले हमको देश के अंदर रहने वालों से लड़ना पड़ेगा, जो आज पाकिस्तान के लिए और टेररिज्म के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। उन सब लोगों को अब चुप बैठना पड़ेगा। ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन ललित अंबरदार, सवाल ये है ना कि आम आदमी पूछता है कि ये तभी क्यों याद आता है? क्या ये पहले नहीं याद आता? क्या ये सिर्फ जब 40 की शहादत हुई, ये पहली बार थोड़ा ना ऐसा हुआ है? जब वो उरी करता है तो उसे मालूम होता है कि भारत जब जवाब देगा उससे बड़ा अटैक करने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि उसे मालूम है कि भारत क्या जवाब देगा। हम फिर एक बार से उसके रिएक्शन के लिए तैयार बैठे हैं। ये स्ट्रेटजी है। भारत का दुर्भाग्य खाली ये नहीं है कि हमारे सामने एक ऐसा दुश्मन है जो एक अनकन्वेंशनल दुश्मन है। उसने धार्मिक आधार के ऊपर इस देश को 1000 कट्स के द्वारा ब्लीड करने का और 1000 साल काटने का उन्होंने प्रण ले रखा है। हम लोगों को इसका संज्ञान भी नहीं लिया हो आज तक। दुर्भाग्य से 1947 से लेकर आज तक जो भी इस कुर्सी पे दिल्ली में बैठता है, इंक्लूडिंग जो आज अभी के जो प्रधानमंत्री है, अभी तक सब लोग जवाहरलाल नेहरू बन जाते हैं। जहां तक पाकिस्तान और कश्मीर का ताल्लुक है। लेट मी कंप्लीट मैम, प्लीज। 4.5 साल हो गए, 4.5 साल हो गए। नरेंद्र मोदी को लोगों ने वोट इसलिए दिया, क्यों? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, रिसर्जेंट इंडिया ने वोट खाली नौकरियों के लिए नहीं दिया था। वो हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में बदलाव चाहते हैं। उन्होंने जम्मू के अंदर बात की कि 377 के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। बहस तो दूर, उन्होंने जो जम्मू और लद्दाख में इतना बड़ा पॉलिटिकल मैंडेट उनको मिला था, वो मुफ्तीज के चरणों में उन्होंने सरेंडर कर दिया। इसलिए अभी भी मैं, अगर मोदी नहीं कर पाए तो कोई नहीं कर पाएगा, यह भी मानता हूं। मोदी की स्टैंप मैं देखना चाहता हूं। भारत का जो डॉक्ट्राइन कश्मीर और दिल्ली का जो डॉक्ट्रिन कश्मीर के प्रति होना चाहिए और भारत का जो डॉक्ट्रिन पाकिस्तान के प्रति होना चाहिए। करना क्या है? 2 मिनिमम करना ही है, पॉलिटिकली और मिलिट्रीली। कश्मीर जहां विश्व भर में जैसे जहाद के जंग है, मिलिट्रीली टैकल किया जाता है। मिलिट्रीली उसका रिस्पांस देना बहुत जरूरी है। कश्मीर जहाद का जो थिएटर है, इसको एलओसी के पार ले जाना, ये हमारा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पॉलिटिकली अभी इनिशिएट कर लीजिए। कश्मीर के जो अलगावाद है उसकी जड़ है 370 और 35 से। सन 47 में हमने जिन्ना को बोल दिया कि हम 2 नेशन थ्योरी पे विश्वास नहीं करते, लेकिन कश्मीर के अंदर 370 और 35 से लगा के हमने कश्मीर के अंदर एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाया है इतने साल।
370 और 35A की वजह से अब ये लोग वो चाहते हैं, और ये एक इवोल्यूशन है जहाद का, विश्व भर में ऐसे ही होता है। मैं हैरान नहीं हूं सर, ये बहुत बुरा है कि हमारे कैजुअलिटीज हो रहे हैं। ये इसलिए बढ़ता जा रहा है, हम अपनी मुसीबतें बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि हम इसका संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं कि ये है क्या। ठीक है आशुतोष मिश्रा, ये इंश्योर करेंगे ना, जो आपने शुरुआत में ये इंश्योर कर दिया कि जिस सॉलिडेरिटी को साथ में ही इंश्योर कर दिया, वो इंश्योर करेंगे ना कि इसके बाद करके जिसका जिक्र यहाँ ललित कर रहे हैं कि सिर्फ एक मिलिटरली यहाँ पर इसका सोल्यूशन नहीं है, और जो बाकी सोल्यूशन है और जो बाकी तरीके की बातें हैं उस पर भी अगर कोई बात होगा, कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर से कोई नहीं खड़ा हो जाएगा कि प्यार वहां से ज्यादा मिला, कहीं ना कहीं कोई भीतर से नहीं खड़ा हो जाएगा कि देखिए पहले उसको गले लगाया जाए फिर ये कर लेते हैं, या फिर यहाँ पर आ जाए कि एक डेलीगेशन भेज देते हैं, कम से कम तब भी सॉलिडेरिटी रहेगी ना सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि शीर्ष नेतृत्व क्या कह रहा है उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। और जो इक्का दुक्का लोग, एक तो डेमोक्रेसी है, हर आदमी की अपनी जो है सोच होती है जिसको आप दबा नहीं सकते, उसको अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए उस तो स्टेटमेंट को बहाना नहीं बनाना चाहिए। सर यही तो सबसे ज्यादा सुब्रमण्यम स्वामी जो कि भाजपा के नेता हैं, टुकड़े गैंग खड़ा होता है, कौन सुब्रमण्यम स्वामी जो कि भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कह दिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू क्या कहते हैं कि मुझे तो राहुल गांधी का सपोर्ट था, इस कारण से मैंने जाकर के लगाया। फिर जब बात आती है इस तरह के नैरेटिव की, देखिए देश पर अटैक किसने किया, फिर आप कह रहे थे कि इक्का दुक्का लोग हैं, ये तो निजी है। सर देश में कुछ निजी थोड़ना होता है, चुनावी मुद्दा बनाओ। देश में कुछ निजी, चिंटू शेख क्या निजी हो सकता है क्या? चिंटू शेख कल को चले जाए हाथ मिलाने के लिए पाकिस्तान से, फिर उसके बाद जब शिवसेना कंडेम करे कि नहीं वो तो निजी गए थे, ऐसा हो सकता है क्या? बताइए कि जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं वो गलत है, निजी क्या होता के नेता है। हमें राजनाथ सिंह भाई आपकी चुनी हुई सरकार में मिनिस्टर है, वो बनाइए, सुनिए क्या है, एक बार नहीं 100 बार समझने की कोशिश कीजिए। जो आपके जो है जो डिवीजन नहीं होना चाहिए वो चिंटू शेख सुनिए, निजी हो सकता है। आशुतोष जी चाहते हैं कि देश डिवाइड हो जाए, ये निजी सुरक्षा कर रहे थे 40 से ज्यादा जवान, वो जो कॉन्वॉय गुजर रहा था वहां पर सीआरपीएफ का 370 हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, कर रहे थे 35 से हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, बैठ करके बात कर सके। वो क्या निजी सुरक्षा के लिए जा रहे थे सर? मैं सचिन जी एक एडिशन करना चाहता हूं। जब हम बात करते हैं अभी जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स लेने चाहिए, इसके अलावा कि मिलिट्री का एक्शन हो वहां पे, उसके लिए जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स। 370 और 35 को हटा दिए, जिसकी वजह से कश्मीर में पैन इस्लामिक सेंटिमेंट वहां पे फल रहा है। तीसरी बात, जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम कश्मीर में है, लद्दाख में नहीं है, जम्मू में नहीं है। जम्मू को स्टेट का दर्जा दीजिए, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाइए, और कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदू जो मूल निवासी है उनके लिए पनुन कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बनाइए। अगर आपको कश्मीर में इस्लामाबाद की कमर तोड़नी है और आप नहीं चाहते, मैं रिपीट करता हूं, और आप नहीं चाहते कि भारत के अन्य हिस्सों में, लेकिन टीआर सर ये सोल्यूशन तो इससे पहले हमने देखा कि अजीत डोवल की भी हमने एक स्पीच सुनी थी, उन्होंने भी ये सोल्यूशन दिया था कि 3 ऑटोनोमस रीजन बनाए जा सकते हैं। 3 इज नॉट एनफ, 4। अगर आपको इस्लामाबाद की कमर तोड़नी है तो 4 करने पड़ेंगे सर। इतने ज्यादा वो भले यहाँ पर पॉलिटिकल वोट स्टेट या फिर यहाँ पर वी वांट एक्शन, नो डिस्कशन। नाउ वी वांट एक्शन। कह सकते हैं कि भले सेम रिएक्शन चाहिए हमें, सचिन में हमें सेम रिएक्शन चाहिए, लेकिन एक्शन होगा कैसे सर? सचिन मैं ऐड कर रही हूँ, तो अभी आशुतोष ठीक है, एक सेकंड टीआर रामचंद्रन साहब, एक्शन आपको क्या लगता है कि होगा? इतने ज्यादा उन्होंने जिस तरीके से हमें मारा है, हम भी मार सकते हैं, नहीं कि इसके सोल्यूशन की तरफ ध्यान दिया जाए। ठीक है चारू, मैं आता हूँ, एक सेकंड पहले, एक सेकंड टीआर रामचंद्रन, उसके बाद चारू। नहीं चाहिए सचिन पॉलिटिकल टॉक, ये मसला बहुत गंभीर है। आर्टिकल 370 और जैसे इन्होंने दूसरा भी बताया, मेरे ख्याल में इस पे गौर तो जरूर करना चाहिए, पर क्या इसको हटा लेना चाहिए कि नहीं, ये तो बात की बात है। फिलहाल जो स्थिति उभर के आई है, पहले आप उस पे तो कब्जा करिए, उसको काबू में लाइए। तो मेरे ख्याल में बहुत सी चीजें हमको करनी बाकी हैं, पर ये जो जम्मू और कश्मीर, एक्चुअली अगर देखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन तीनों में कोई तालमेल नहीं है, ये सब अपने आप में अलग हैं। तो जो डिमांड्स हो रही हैं कि आप इनको 3 स्टेट्स कर दीजिए या 1 यूनियन टेरिटरी कर दीजिए, जो भी है, ये प्रपोजल तो बात की बात है। अभी फिलहाल जो मुसीबत आपके ऊपर उठ खड़ी हुई है, और ये जो कीमती ये लाइव्स आर वेरी वेरी प्रेशियस। मेरे ख्याल में इस तरीके से हर दिन अगर हम तभी तो मैंने आपको कहा ना कि आपने 71 से लेकर अब तक देखा, ये भी तो विडंबना ही है ना कि हम आगे की जिसे कहते हैं स्ट्रेटजीज की बात पहले करने लगते हैं, और ये हम तभी करते हैं सर जब मुसीबत सिर पर होती है और हमारे को मालूम होता है कि पहले इसका निपटारा तो कर लीजिए, और ये हमेशा से ड्यू कोर्स में ऐसा ही होता चला आ रहा है। लेकिन तो शायद विडंबना एक के बाद एक नहीं होगा,
जो भी आपको कार्रवाई करनी है पॉलिटिकल एंड मिलिट्री साइमल्टेनियसली करना होगा, नहीं तो ये वारदातें होती रहेगी और इसका जो हर्जाना हम फेस करते रहेंगे। इस्लामाबाद को अगर क्रश करना है उसको सीमित कर दीजिए जहां पर है। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ ललित जी आपकी बात से, क्योंकि चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे मिलिट्री हो, सारा एक्शन एक साथ एक समय पर पाकिस्तान पर होना चाहिए, तभी तो प्रभाव पड़ेगा। और मैं वापस यही बात बोल रही हूँ, देखिए सिचुएशन बिगाड़ने में बहुत लोगों का हाथ रहा है। तो कौन करेगा चारू, कौन करेगा? मुझे याद आता है अगले दिन जब मैं बुलेटिन कर रहा था ना यहाँ से, सुनिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा है नहीं, हमारे पास और कोई चारा है नहीं बिलीव करने के अलावा। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ललित आप भी सुनिएगा। अगले दिन क्या था कि जिस दिन यहां पर ये अटैक हुआ, अगले दिन मैं यहीं से बुलेटिन लाइव कर रहा था। उस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई थी एक शहीद की बेटी। उसने कहा कि जब मेरे पापा आए हुए थे छुट्टियों पर, मैं उनसे मिल नहीं पाई, वो जहां से वापस आ रहे थे, जिस दिन मैं वापस आई तो सिर्फ मेरी उनसे फोन पर बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मुझसे मिल लेती, लेकिन मैं मिल नहीं पाई और रास्ते में वो शहीद हो गए। वो ये कह रही थी कि उस वक्त तो सिर्फ 24 घंटे हुए थे। उसने ये कहा था कि देखिए अटैक होने के 1 घंटे के भीतर जैश ए मोहम्मद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। जैश ए मोहम्मद कौन? मसूद अजहर। जैश ए मोहम्मद कौन? पाकिस्तान का आउटफिट। जैश ए मोहम्मद कौन? ये कह देता है कि हमने यहां पर ये अटैक किया है। अगर वहां पर सामने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी ठोक बजा के ले लेता है 24 घंटे के भीतर, हम क्यों नहीं इंश्योर कर सकते एक शहीद के परिवार को कि जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उसको उसके ड्यू कोर्स में पहुंचा दिया गया है? वो तो अब तक खुला घूम रहा है मैम। सर आप जानते हैं ये गाजी जिसका नाम बता रहे हैं आप, गाजी नाम नहीं है उसका, गाजी उसका ये समझिए रैंक है उसकी। गाजी का मतलब होता है जो काफिर का सिर काट के ले आए उसको गाजी बोलते हैं। तो इसलिए ये दुश्मन है आपका, आप उसको दुश्मन की तरह देखिए। ऐसा दुश्मन जो आध्यात्मिक सुकून हासिल करता है मरने और मारने में, ये हमारा दुश्मन है। और ये आज का नहीं है सर, 30 साल से ये जो जहरीला नाग हमारे हिंदुस्तान के अंदर पल रहा है, कश्मीर के अंदर पल रहा है। देखो एक कश्मीरी हिंदुओं का जो जिनोसाइड करने वाले थे, एक को भी अभी तक केस नहीं लगा है। वो कश्मीर के अंदर खुले घूम रहे हैं और ये दिल्ली की सरकार आज तक उनको स्पेशल एसेट्स मानती है, उनको कश्मीर का स्टेक होल्डर मानती है। चारू सिर्फ वो सिर्फ विश्वास ना करे तो और क्या करे, उसके अलावा है क्या? सचिन जितना दुख हमारे मन में है, जितना गुस्सा और आक्रोश हम सबके मन में है, आप ये सोचिए जो इस देश को लीड कर रहा है उसके ऊपर कितना ज्यादा इस बात का भार होगा। वो भी दिन रात इंतजार कर रहा होगा कि कैसे इस बात का बदला लिया जाए, कैसे हम पाकिस्तान को अब हमेशा के लिए चुप बिठाएं। लीजिए जल्दी दीजिए, रुकिए मत। कोई नहीं रुक रहा है भाई, कोई नहीं रुक रहा है। बस मैं लेकिन ये याद दिलाना चाहती हूँ, सरप्राइज एलिमेंट बहुत जरूरी है। आप यकीन रखिए, हमारा देश भूलने वाला नहीं है, हमारी सरकार भूलने वाली नहीं है। बस उन लोगों से मेरी विनती है जो आज भी गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो ना दे, गलत लोगों का समर्थन ना करें, जो देश के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आज प्रो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो ना करें, क्योंकि अब बातचीत करने का समय नहीं रहा। हमें नहीं बात करनी कोई भी पाकिस्तान से। हम क्यों बात करें भाई, वहां इंसान बैठे होते तो हम बात करते। वो हमसे बात करना भी चाहे तो भी हमें बात नहीं करनी। अब तो हम अपने आप स्ट्रैटेजाइज करेंगे, हमें जो ठीक लगेगा, हमारी सेना को जो ठीक लगेगा हम वो करेंगे। मालूम है हम मीडिया पे बैठकर सिर्फ दूर से बैठकर बोलेंगे नहीं, अब एक्शन होना चाहिए। वो तो इंतजार नहीं कर रहा है ना, वो तो लगातार नहीं, वो तो लगातार। चिंटू शेख ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा ना। आप भी कह रहे हैं कि करेंगे, वो ठीक है, हम भी यकीन करेंगे, लेकिन सामने वाला तो यकीन 24/7 इसी स्ट्रेटजी में जी रहा है ना कि इससे पहले वो करें, मैं बदले के लिए तैयार बैठा हूं। और शायद इस कारण से पुलवामा के पिंगलिन में जो चल रहा है इस वक्त एनकाउंटर, वो शायद उसी का नतीजा है। चिंटू शेख और ऐसा नतीजा चाहिए। उनके घर में घुसिए, वो हमारे घर में घुस के मारते तो उनके घर में घुसिए, लाहौर तक चलिए, इस्लामाबाद तक चलिए। अपने जवानों को अगर श्रद्धांजलि देनी है तो यही श्रद्धांजलि है। हम लाहौर तक चले गए थे, हमारी सेना वापस बुला ली, हम चले गए थे लाहौर तक, लाहौर पे लहरा रहा होता हमारा तिरंगा। नहीं जाना चाहिए, अब जाना चाहिए। बात नहीं कर रही है, 2017 की बात कर रही हूँ। 2017 में उसकी औकात क्या है? हमारे 40 जवानों को शहीद करेगा? बोलना चाहती हूँ भाई। अरे सर्जिकल स्ट्राइक एक बार कर दिए, बैठ गए, बार बार कीजिए, बार कीजिए, फिर बोलती। अभी उनको क्रश कीजिए। वक्त आया है, ये वक्त आया है मैम, ये वक्त आया है।
ये वक्त आया है, अब कितना हम लोग रुकेंगे, कितने पुतले जलाएंगे, कितने उनके झंडे जलाएंगे, कितने कैंडल जलाएंगे, अब उनको जलाने का वक्त आया है। हम ये सब इसीलिए कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा, हमारे देश के हर नागरिक को लगता है हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर इतना हमें लगता है चिंटू शेख, ठीक है, यही सेंटीमेंट है चिंटू शेख, यही सेंटीमेंट है चिंटू शेख, सेंटीमेंट यही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा चिंटू शेख, जैसा कि मैंने कहा कि कहीं ना कहीं तो बिलीव करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो बिलीव करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो वक्त देना पड़ेगा। साथ ही साथ ये कहते हुए चारू प्रज्ञा कि ये वक्त जो है, ये जो इम्तिहान है उसकी हद ना हो जाए। ठीक है, एक सेकंड चिंटू शेख, एक सेकंड चिंटू शेख, एक सेकंड, चारू इसका जवाब देना चाहती है। ओके, चारू प्रज्ञा, उसके बाद आशुतोष मिश्रा। मैं ये बोल रही थी, पुरानी बात नहीं कर रही, 2017 में कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक पुस्तिका छापी थी। उस पुस्तिका में उन्होंने कश्मीर का नक्शा ही गलत बनाया था और क्या लिखा था वहां पर, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर। अरे जिसकी आइडियोलॉजी ऐसी चल रही हो, जो ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हो, हमें सबसे पहले तो वहां से जो होना था तो चारू हो गया ना। अब कब तक, अब उन्होंने ये कहा था, उनके यहाँ से निजी स्टेटमेंट है, करना आपको है चारू, बिल्कुल करना है, बिल्कुल बिल्कुल सचिन, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और जो शिवसेना से मेरे भाई हैं, मैं उनको भी यही बोलना चाहती हूँ, जितना आपके मन में गुस्सा है उतना ही हमारे मन में है, पूरे देश के मन में है। गठबंधन था और उसके बाद भी कहाँ कश्मीर गया, ये सब जानते हैं, लेकिन अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कब, क्योंकि यहाँ पर सबका ग्राउंड से तो कम से कम यही सेंटीमेंट है। चारू प्रज्ञा, बहुत बहुत शुक्रिया, घर में घुसकर मारना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर यहां पर ग्राउंड से लगातार अपडेट मैं देता रहूंगा और तमाम बहस और उसके तमाम पहलू यहीं से हम लाते रहेंगे, डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं।